नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, शी इज एन एक्टर, शी इज राइटर, शी इज कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर, शी इज मेंटोर, शी इज फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली. She has many firsts to her credit. She is the first woman designer who graduated from National School of Drama. वो पहली NSDN है जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी में वो डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा के पद पर रही, उप सचिव जिन्हें हम कहते हैं. और वो पहली थिएटर एक्सपर्ट है जिन्होंने कथक केंद्र नई दिल्ली में एज निदेशक के तौर पर काम किया. तो बहुत सारी शी इज मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारी बातें हैं जो हम उनसे करेंगे. तो स्वागत करती हूँ मैं किरण भटनागर जी का. बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. तो जैसा कि मैं अक्सर प्रोग्राम के शुरू में कहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि जो हमारी शख्सियतें आती हैं उनकी जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में बहुत इंस्पिरेशनल है, और से जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है. तो मैं चाहूंगी जो आपकी कला के क्षेत्र में जो आपकी जर्नी रही है वो आप हमसे साझा कीजिएगा, ताकि हमें भी सीखने का मौका मिल जाए, आपकी बातें सुनने का मौका मिल जाए, और हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखें. जी. मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं थिएटर में आऊंगी, थिएटर करूंगी और थिएटर में ही सब कुछ करूंगी, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो मुझे थिएटर में 53 इयर्स, 53 साल हो गए हैं. आई प्रोफेशनल थिएटर आई स्टार्टेड इन 1967 और 68 में तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मुझे एडमिशन मिला. दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड और इंसिडेंट कि जब आपको एक लेटर मिलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका स्कॉलरशिप भी मिल गई है, ऑल्दो आई वाज अंडर एज. तो ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी. हैरानी मुझे तो नहीं, बट बाद में मुझे पता चला. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था अच्छा कोई एज लिमिट है और होगा कि नहीं होगा, कभी कुछ भी नहीं सोचा था. और एक ऑडिशन के लिए एक बहुत अच्छी पोयम थी जिसकी एक लाइन मुझे अभी तक याद है. गोल हैं खूब मगर तिरछे नजर आते हैं जरा. चांद के ऊपर एक कविता थी. ज्यादा कुछ नहीं, खाली ऑडिशन ही होता था उसमें. और मतलब ये भी एक बहुत मजेदार इंसिडेंट था. अगर उससे पहले मैं देखूं तो फिर हम लोग अभी इस उम्र में आके सोचते हैं अच्छा बचपन में कौन सी छोटी छोटी चीजें थी, कैसे हम उसको थिएटर से या परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेट कर सकते हैं. तो अगर मैं सोचूं तो फिर मुझे याद आएगा कि मैं 3-4 साल की होंगी जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, बूट पॉलिश और 2 बीघा जमीन, बलराज साहनी की. मुझे ये सिर्फ 3 नाम याद है, बलराज साहनी, बूट पॉलिश और 2 बीघा जमीन. इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं याद. मैं 3 या 4 साल की होंगी. और मुझे एक याद है कि दिल्ली में वो हुआ करते थे रशियन बैले जो आइस के ऊपर होते हैं. वो हम देखा करते, हम हर साल सर्दियों में होते थे तो हम देखते थे वो. और जहाँ उनकी प्रैक्टिस होती थी, जहाँ स्कूल जाते थे, आई मीन नर्सरी और समथिंग लाइक दैट, तो हम उसमें वहां नीचे तय खानों में से देखते हुए हम घर जाते थे. हमें बड़ा मजा आता था कि वो उस पर चल रहे हैं और ये हो रहा है. बाद में हम वो देखते थे. और हमने बहुत छोटेपन में ही, वो ही टाइम था जब हमने भारतीय कला केंद्र की रामलीला देखी थी जो रिवॉल्विंग स्टेज पे होती थी. अब तो रिवॉल्विंग स्टेज नहीं है शायद, लेकिन उस जमाने में शायद फिरोजा कोटला में होती थी, आई थिंक दैट. तो वो चीजें ना मेमोरी में अब तक हैं. इसका मतलब परफॉर्मिंग आर्ट से मेरा कोई रिश्ता है. उसके बाद जब हमने फिर मैं थोड़ा और बड़ी हुई तो हम लोग जंगपुरा में रहते थे, तो ना हमें एक ट्यूशन पढ़ाने आते थे. तब मैं होंगी 9 साल की, 8-9 साल की. तो ट्यूशन पढ़ाने आते थे, हमें उनसे बड़ा डर लगता था. साइकिल पे वो आते थे, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के बाद ना वो गाने गाया करते थे. मेरी माँ को गाने सुनने का बड़ा शौक था. तो मुझे आज तक ये नहीं पता कि उन्होंने हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए, वो हमें एग्जाम में काम आए या नहीं काम आए, मैंने उसका क्या किया, लेकिन वो गाने मुझे आज तक याद है. मैं हैरान होती हैं ऐसी चीजें. तो ऐसी चीजें होती चली गई. और जहाँ हमारा घर था उसके पास ही एक वो था मैदान, रामलीला मैदान जैसा. वहां पे दशहरे पर रामलीला होती थी, तो मैं छत पे से देखा करती थी. हमारे पिताजी जाने नहीं देते थे कि वहां पर लड़के होते हैं, शरारतें करते हैं.
तो हम छत पे से, कॉर्नर का घर था तो पूरा दिखता था, मैं पूरा देखती थी। और उसमें जो बीच बीच में स्किट होते हैं वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करते थे, कि छोटे छोटे से नाटक या डांस होते थे, उसमें क्लासिकल डांस भी होते थे, वो सब मुझे अच्छे लगते थे। एनी हाउ पढ़ते पढ़ते कॉलेज में मेरी एक वो थी क्लासमेट, उसने मुझे एक बार पूछा कि तुम शाम को क्या करती हो। मैंने कहा सच तो कुछ नहीं करती। तो उसने कहा थिएटर क्यों नहीं करती, नाटक करोगे। मैंने कहा "हाँ, कर लेते हैं"। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड थिएटर। और एक ही साल हमने ऐसे कुछ प्लेस किए थे, उसके बाद मेरा एनएसडी में एडमिशन हो गया और अलका साहब से मुलाकात हुई। जब जिस दिन मेरा ऑडिशन था तो वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आ रहे थे और मैं सीढ़ियों से नीचे से ऊपर जा रही थी रविंद्र भवन में, थर्ड फ्लोर पे। मैं उन्हें पहचानती तो थी क्योंकि मैं होली की रिहर्सल्स देखने जाया करती थी, और मैंने ट्रोजन वुमेन भी देखा था जो कि एनएसडी का रेperटरी का इतना पुराना प्ले है। तो अ, सबसे मजे की बात क्या है कि मेरे पास ना एक ही साड़ी थी, ग्रीन कलर की अंगूरी रंग की साड़ी मैंने स्पेशली रखी थी कि जब मेरा एनएसडी में एडमिशन होगा मैं तब पहनूंगी। मैं साड़ियां तो पहनती नहीं थी, मैं तो एक तो उम्र इतनी कम थी और मैं उससे भी छोटी दिखती थी। साड़ी मुझे इसीलिए पहननी थी कि ताकि मैं बड़ी दिखूं। और अलका जी साहब मिल गए मुझे सीढ़ियों में, और उसके बाद ना उस दिन मेरा ऑडिशन में नंबर ही नहीं आया। उन्होंने कहा आपका कल होगा। तो मेरी परेशानी इतनी बढ़ गई कि मैं कल क्या पहनूंगी। लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था, तो मैं अगेन आई वोर द सेम साड़ी एंड ऑडिशन में आई डिड वेरी वेल इन ऑडिशन। और उस अपने ऑडिशन के साथ मुझे ये भी याद है कि उसके अगले दिन एफटीआई के ऑडिशन थे, और अगले दिन जया बहादुरी का ऑडिशन था, वो वहीं होते थे एनएसडी में तब। तो दैट इज ऑल्सो इन माई मेमोरी के ना वो सब साथ साथ हुआ। फिर हमने 3 साल, 3 साल वाज इन एनएसडी वाज ए गोल्डन पीरियड फॉर मी। जो मतलब इतना बड़ा संसार हमारे सामने, इंडिया के बेस्ट टीचर्स हमारे वहां पर, चाहे मेकअप के हों, चाहे स्टेज क्राफ्ट के हों, सेट डिजाइन के, आई मीन, एंड थिएटर आर्किटेक्चर के पंजाल दादा और मिस्टर काजी हमें पढ़ाते थे वेस्टर्न ड्रामा, ओवरऑल रिहर्सल्स भी वही कराते थे। शांता गांधी जो हमें संस्कृत नाटक पढ़ाती थी, इतना अच्छा संस्कृत नाटक वो पढ़ाती थी, मतलब पढ़ने में इतने ज्यादा विजुअल क्रिएट होते थे, ऐसा लगता था कि ना नाटक हमारे सामने ही हो रहा है। इसीलिए कभी भी संस्कृत नाटक मुझे जरा से भी बोरिंग नहीं लगा। उन्होंने कितने नाटक हमें पढ़ाए हैं। उसके साथ ये भी मतलब आई डोंट नो कि कैसे चीजें होती हैं जो मेरा ही हाथ लग गया कि मिस्टर काजी ने मुझे जापानीज थिएटर भी, तभी वो हमें एशियन थिएटर भी पढ़ाते थे, तो उन्होंने जापानीज नव थिएटर पढ़ाया। तो मेरा मुझे एक असाइनमेंट दिया उन्होंने, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन क्लासिकल इंडियन थिएटर एंड जापानीज नव थिएटर। और ना वो मेरा सारा सेल्फ स्टडी था। हमने मतलब उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं, ये नहीं वो नहीं, दैट वाज माय ओन। और वो इतना अच्छा था कि मिस्टर काजी ने मुझे कहा डोंट डिस्ट्रॉय योर नोट्स, वी विल पब्लिश इन एनएसडी का एक मैगजीन निकलता था इम्पैक्ट, हम उसमें छापेंगे। तो ये था। और जब मैं थर्ड ईयर में थी तो हमारा जो मॉडर्न इंडियन ड्रामा हमारा एक सब्जेक्ट था, उसमें मुझे असाइनमेंट मिला था फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्लेस ऑफ मोहन राकेश। तो मतलब बीइंग स्टूडेंट ऑफ डिजाइन, मैं तो एक्टिंग में डायरेक्शन में नहीं कर रही थी, मैं स्टेज क्राफ्ट में स्पेशलाइज कर रही थी, और फिर भी ये मेरा टॉपिक था। और वो आई रिमेम्बर दैट जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स थे बैठे हुए थे, मिस्टर काजी थे, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, एंड देन आई ऑल्सो, मैंने उसके ऊपर भी टिप्पणी की, जो उनका चौथा नाटक वो लिख रहे थे, अभी पूरा नहीं हुआ था, पांव तले की जमीन, एंड ऑल्सो पार्टली ऑन हिज पर्सनल लाइफ। तो मिस्टर आई स्टिल रिमेम्बर हिज स्माइल ऑन हिज फेस। तो ये बड़े ये अचीवमेंट की तरह ही हैं, ऐसी चीजें जो आप करते हैं। एंड आई, मैंने अपने बैच में टॉप किया था अपने थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन में, इसीलिए मेरा जो वाइवा था वो नंबर
1 पे था वाइवा। मैं हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना मेरा रोल नंबर पहले है ना मेरा नाम भी पहले ए से है, फिर भी था। बट देन वाइवा वाज वेरी नाइस, देन आई वाज इन रेpertory। जब हम इसमें उस जमाने में जो रेpertory अलग नहीं था, रेpertory और स्टूडेंट्स एक ही थे। जो भी स्कूल का प्रोडक्शन होता था, सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और रेpertory के जो 4-5 गिने चुने एक्टर हैं वो भी उनमें होते थे। लीड रोल अगर वो कर रहे हैं, सपोज उत्तरा जी थी तब रेpertory में, अगर वो लीड रोल कर रही है डेस्डिमोना का, तो वो थर्ड ईयर की लड़की भी करती थी, सेकेंड ईयर की भी करती थी और फर्स्ट ईयर की भी, बिकॉज सबको ही ट्रेनिंग की जरूरत थी। और मैं उसमें ओथेलो में कर रही थी बियांका। तो मैं फर्स्ट ईयर की, फिर सेकेंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की मीना वालवाकर करती थी। और एक है वो करती थी। और मुझे मतलब आई रिमेम्बर कि जब मिस्टर काजी ने रिहर्सल के टाइम पे कहा कि आई एम डूइंग द बेस्ट वाओ, वाह! इससे और आई एंजॉयड दैट पे। मुझे लगता है जो इनोसेंस होती है ना वो बहुत पार्ट प्ले करती है। तो तुम बहुत ज्यादा इसमें उसमें उसमें तुम्हारा दिमाग नहीं होता, वॉट एवर यू डू यू एंजॉय इट। दैट आर्ट में, परफॉर्मिंग आर्ट में यही चीजें बहुत प्ले करती हैं कि यू आर इनोसेंट एट योर हार्ट एंड यू आर एंजॉइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। तो ऐसे। और फिर हमने बॉम्बे में हमारे प्लेज, बॉम्बे में हमारा शो हुआ तो शशि कपूर हमारा प्ले देखने आए थे, ओथेलो। और उनके साथ एक छोटी लड़की आई थी, मुझे नहीं मालूम कौन, पर वो कह रही थी मुझे उनसे मिलना है जिनकी ब्लू आईज हैं और गोल्डन हेयर है। मेरे बाल गोल्डन, बड़े बड़े लंबे बहुत बाल ऐसे होते थे। और हम बॉम्बे के बाद पूना गए, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में हमने शो किया। तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप एनएसडी खत्म हो जाए तो आप यहाँ आ जाना। ये बात मुझे आज याद आती है, बट मैंने अपने घर में आके कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। और मैंने सीरियसली भी नहीं लिया, मैंने तो एक्टिंग में स्पेशलाइज ही नहीं किया। मुझे तो ये पता था कि वहां पर सब एक्टर ही बनने जाते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो बहुत अच्छा समय था। और ऐसे हम तब कहते थे कि अलकाई साहब ऐसे ट्रेन करते हैं, ऐसे सिखाते हैं, या उनके साथ रहना। आई लर्न द फिलोसफी ऑफ लाइफ विद हिम। और कि ना हमारे रगों में थिएटर है। मतलब आई एम श्योर कि नेक्स्ट बर्थ में भी मैं यही करूंगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ है जो हमें अभी और करने और करने और करने, तो जो बाकी बचा है वो हम आगे जाके करेंगे। क्योंकि मैंने बुद्धिज्म में ये पढ़ा है कि हमारी नॉलेज हमारे साथ जाती है। वॉट एवर नॉलेज वी गेन इन दिस बर्थ दैट कम्स। उस तरह से बुद्धा का 7th बर्थ में ही वॉज एनलाइटेंड, उससे पहले की उनकी 7 कहानियां जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स में है। क्या मैं बात एनएसडी है! मैं एनएसडी रेpertory में थी, फिर मैंने एलटीजे में ज्वाइन ज्वाइन किया। तो बीएम शाह थे डायरेक्टर। पहले तो मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई। मैंने वहां वहां पे उनकी नई रेpertory थी, गवर्नमेंट से सैलरी ग्रांट वगैरह मिली थी, तो बीएम शाह डायरेक्टर बने। तो वैकेंसीज निकाली थी, तो मैंने बीइंग थिएटर डिजाइन में स्पेशलाइज किया, मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई किया। और मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर। तो मैं लेटर लेके चली गई वहां कि मैंने जिस चीज के लिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया, आप उसका अपॉइंटमेंट लेटर मुझे कैसे दे सकते हैं। देन ही सेड कि हमारे पास तो ये पोस्ट ही नहीं थी, हम तुम्हें लेना चाहते थे, हमने ये पोस्ट तुम्हारे लिए क्रिएट किया। देन आई ज्वाइंड फिर। और फिर उन्होंने मुझे एक प्ले में लीड रोल दे दिया। तो मैंने कहा मैंने एक्टिंग में स्पेशलाइज नहीं किया, मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो। मैंने कहा आप डायरेक्टर हैं, आप कह रहे हैं मैं कर सकती हूँ, ठीक है मैं कर लूंगी। तो मैंने किया। बिलीव मी, उससे पहले तो मुझे सिर्फ ये पता था कि फिल्मों में फिल्म स्टार्स जो हैं फिल्म रिलीज होते ही वो स्टार्स बन जाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने महसूस किया कि थिएटर में भी स्टार्स बन जाते हैं। अगले दिन इतने पेपर्स में, सारे पेपर्स में इतनी तारीफ मेरी और मेरे नाम की, आज तक वो क्लिप्स मैंने रखी हुई है कि मैंने कहा अच्छा थिएटर में भी एक रात में स्टार्स बन जाते हैं, क्या बात है। और लीड रोल था वो। तभी मैंने एक प्ले भी ट्रांसलेट किया था इंग्लिश से हिंदी में। मैं हिंदी बेल्ट से हूँ, मेरी अपनी भाषा हिंदी है।
तो मुझे एनएसडी में बहुत शुरू शुरू में बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि वहां पे मीडियम इंग्लिश था। ज्यादा परेशानी इसीलिए नहीं हुई कि सारी प्रोडक्शन हिंदी में होती थी, तो थोड़ा कंपनसेट हो जाता था। तो मैंने लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स प्ले ट्रांसलेट किया, तो उसमें भी पेपर्स में नाम छप गया। तो भी मेरे पास, क्या तुम्हें तमिल आती है? तो मैं हैरान कि तमिल नहीं तो कि तुमने वो प्ले ट्रांसलेट किया, क्योंकि वो मुत्तुस्वामी का प्ले है, तमिल में प्ले है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इंग्लिश से हिंदी में किया है। तो ये बातें ऐसी हैं कि ना, जो माइंड में रह जाती हैं ऐसे। फिर जब एनएसडी का सिल्वर जुबली हुआ था सेलिब्रेशन, तो एक रंग यात्रा एग्जीबिशन उन्होंने बनाई थी, जिस एग्जीबिशन के साथ मैंने ट्रैवल किया था। हर स्टेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था वहां पे। और एक फायदा ये था, क्योंकि मैंने डिजाइनिंग में स्पेशलाइज किया, तो मैं अपनी स्किल्स को यूज कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं इतनी पुरानी एनएसडी ग्रेजुएट हूँ, तो वो 25 साल का पूरा सिनेरियो मेरे अंदर ही था, है ना। कहीं पढ़ने की, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती थी। तो हमने बॉम्बे में नेहरू सेंटर में एग्जीबिशन की, फिर पूना में की, फिर नासिक में की, फिर गोवा में की, अहमदाबाद में की। तो मैं इतनी हैरान होती थी, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मीडिया और विजिटर्स सिर्फ अलका साहब के बारे में बात करते थे, सिर्फ अलका साहब के बारे में बात करते थे। तो इतना अच्छा लगता था, और मैं उतने ही अपनेपन से बात करती थी, क्योंकि मैंने उन क्षणों को जिया था, उन नाटकों को, वो मेरे सामने ही बने थे। और मैं जब दिल्ली हम वापस आते थे, तो मैं उनसे सारी चीजें शेयर करती थी। अभी आपने सुना होगा, सभी लोग कहते हैं और ये नोन है कि मिस्टर काजी से सब बहुत डरते हैं, है ना। पर मुझे कभी भी डर नहीं लगा। मैं हमेशा, जब वो उन्होंने एनएसजी छोड़ दिया, तो आर्ट हेरिटेज उनका एग्जीबिशंस होती थी, तो मैं कभी भी वॉक इन करती थी इंट्यूटिवली, कभी भी चली जाती थी मिलने के लिए। वो जो भी काम कर रहे होते थे, फिर हम लोग 1 डेढ़ घंटा बातें करते थे, वो कुछ पूछते थे और बहुत कुछ कहते थे। और मुझे हमेशा लगता था कि ना, उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पर मैं इतनी अभिभूत होती थी ना, जब हम इतना ज्यादा चीजों को आत्मसात कर लेते हैं, तो लिखने का फिर क्या लिखेगा आदमी। तो वो हमने कभी नहीं किया। फिर मैं 97 में मैं अमेरिका गई थी। तो अमेरिका में न्यू जर्सी से मैंने फोन किया अलकाई साहब के ऑफिस में, वो न्यूयॉर्क में थे। तो वो इतना खुश हुए, उन्होंने मुझे कहा, यू हैव टेकन ए बेस्ट डिसीजन टू कम टू अमेरिका। और वो 1 घंटे तक उन्होंने मेरे से बात की फोन पे, और उन्होंने मुझे कहा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम को देखना सेक्शन बाय सेक्शन। उन्होंने इतना एम्फेसिस करके कहा सेक्शन बाय सेक्शन, कि लिटरली मैंने वो देखा, न्यूयॉर्क गए, वो म्यूजियम देखा, और सेक्शन बाय सेक्शन ही देखा। और वहां पे एक पेविलियन था जैन बुद्धिज्म का, और वो वहां पे जो लाइट थी, जो पानी की आवाज थी, और जो पत्तों की आवाज थी, एक्चुअली वही है। जैन बुद्धिज्म इज वेरी क्लोज टू नेचर। जहां पे भी हम दूर कहीं जाएंगे तो वही मिलेगा। एंड स्टिल आई रिमेम्बर दैट आवाज, पानी की और पत्तों की आवाज, और वो लाइट वहां पे जैसी थी। बहुत अच्छा लगा था। देन आई केम बैक। मिस्टर काजी बड़े विटी नेचर के थे। जब मैं कथक केंद्र की डायरेक्टर बनी, तो एक लंच ऑर्गेनाइज किया, जो कि रविंद्र भवन के लॉन्स में था। तो मैं, एक गोल टेबल थी, मैं वहां थी, एक दो लोग और भी थे। ही केम एंड सैट देयर एंड ही आस्क्ड मी, क्या मुझे कथक केंद्र में एडमिशन मिल सकता है? हाँ, मुझे इतने शर्मिंदा हुई मैं, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं कथक केंद्र में डायरेक्टर की पोजीशन मैंने ले ली है, ये मैंने उन्हें बताया नहीं था। तो ये उनका शिकायत करने का अंदाज था। तरीका था। जब मैंने संगीत नाटक एकेडमी ज्वाइन किया था एज डिप्टी सेक्रेटरी, तो वो कुवैत में थे, मैंने फैक्स भेजा था कि सर, आई एम सेलेक्टेड देयर, आई एम ज्वाइनिंग दिस एंड दिस ऑन दिस डेट। वो मेरा फर्स्ट था, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, फर्स्ट टू सेंड हिम। तो जब कथा केंद्र में, तो मैंने कहा, सर मैं तो, मुझे पता नहीं था मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझे था कि मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊं, फिर मैं आके आपसे मिलूंगी। ऐसे ही जो नेमी जी थे, नेमी चंद्र जैन, हम्म। जब मेरा संगीत नाटक अकेडमी में सिलेक्शन हो गया एज डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा, ये बहुत बड़ी बात थी दुनिया के लिए, मुझे तो नहीं पता था। तो उन्होंने मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करूंगी, क्योंकि हमारे घर में एक शादी थी।
मेरी बहन के बेटे की। तो हम बहन के घर में थे, वहां पे जैन निमी जी का फोन फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा वहां सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा सर सिलेक्शन तो हो गया, पर मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, अभी मेडिकल होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। मैंने सोचा जब मैं ज्वाइन करूंगी तब मैं बताऊंगी। मतलब मेरे मुझे वही ठीक लगता था। पहले से किसी चीज का शोर मचाना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। व्हेन यू अचीव इट देन यू स्पीक अबाउट इट, देन आई फील दैट इज अ गुड थिंग। ट्रू। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजें होती थी संगीत नाटक एकेडमी में। अगेन दैट इज वन स्टोरी। मैं 97 में जब अमेरिका गई थी, तो मैं गई तो अपने रिसर्च वर्क के लिए ही थी, जो मैं अपना रिसर्च वर्क कर रही थी बुद्धिज्म पर। हम्म। तो वहां पे मैं 3-4 लाइब्रेरी की मेंबर थी, और जाके मैंने वहां पे कंप्यूटर में ही सब कुछ होती थी पढ़ाई, और कुछ होता ही नहीं था। और इंडिया में कंप्यूटर तब फ्रेंडली नहीं थे बहुत कम थे। लेकिन इट वाज, और खास तौर से गवर्नमेंट ऑफिसों में तो बिल्कुल नहीं। तो वहां जाके मैंने कंप्यूटर पे सीखा, जब लाइब्रेरीज में काम करना, तो सबसे पहले ये देखती थी कि थिएटर का क्या है। तो थिएटर का खोलने से आता था इंडिया का, चाइना का, जापान का। तो चाइना और जापान के एक एक महीने के प्रोग्राम 97 में कंप्यूटर पे होते थे, और इंडिया का कुछ भी नहीं होता था। तो मुझे बहुत खराब लगा कि ये क्या है ऐसा। मतलब इंडिया इज सच ए बिग कंट्री, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी कंट्री, और चाइना और जापान तो छोटे छोटे देश हैं हमारे देश के सामने। तो ऐसा कैसे। फिर वहां पे मैंने एक एशियन थिएटर करके एक मैगजीन वहां मुझे मिला। वो मैंने देखा, और मुझे इतनी हैरानी हुई, ये मैगजीन मैंने कभी इंडिया में क्यों नहीं देखा, मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने देखा पलट के पूरा मैगजीन, उसमें इंडियन थिएटर पर, इंडिया पर कोई भी आर्टिकल नहीं था। तो भी मुझे बहुत हैरानी, रादर बहुत खराब लगा मन को। और फिर मैंने देखा एडिटर्स अच्छा कौन कौन है इसमें, तो देखा कि इंडिया का एक बड़ा नाम है जो उसमें एडिटर भी हैं, लेकिन इंडिया के थिएटर के बारे में कुछ नहीं था। तो फिर मुझे तब लगा कि ना किसी बड़ी चेयर पे बैठ के या नेशनल चेयर पे बैठ के काम करने की जरूरत है। उस दिन आई रियलाइज दैट। तो व्हेन आई केम बैक, तो एकेडमी में पोस्ट खाली थी, एडवर्टाइज हुई थी। देन आई गॉट सेलेक्टेड देयर, आई ज्वाइन। तो जब मैं एकेडमी में थी, तो मेरा विजन एक ही था कि हमें अपने इंडियन थिएटर को ऊपर लेके जाना है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और वहां पे अमेरिका में मैं थिएटर डिपार्टमेंट भी विजिट किया। फिर उस डिपार्टमेंट में मैं टीचर से मिली, मैंने वो थिएटर हिस्ट्री पढ़ाते थे। अच्छा थिएटर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो क्या इंडियन थिएटर भी पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। अच्छा इंडियन थिएटर में क्या पढ़ाते हैं? कालिदास। तो मैं बहुत हैरान हुई, अच्छा कालिदास, तो कालिदास में क्या पढ़ाते हैं? शकुंतला। शकुंतला, अच्छा लेकिन तो कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए शकुंतला का, प्ले का? तो उन्होंने कहा हाँ नहीं है। तो दैट मेड मी जॉब करने के लिए एकेडमी में। तो फिर हमने एकेडमी में जब काम किया, तो संस्कृत थिएटर स्पेशली, के एन पानिकर, जी। ही वाज द वन इन कंट्री जो उस तरह का थिएटर, संस्कृत थिएटर और कोई करता ही नहीं। लेकिन उनकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को सिखा पाए, हमने वर्कशॉप्स की, और उनको ट्रेनिंग के लिए उनको हमेशा बुलाते थे, और उनके प्लेस बहुत स्पॉन्सर करते थे। तो अब तो खैर पिछले 25-30 सालों में ऐसे हो गया कि इंटरनेशनल थिएटर इंडिया का बहुत हो गया। हरदीप जी हों, रतन श्याम हों, पनीकर जी हों, जो जो इस लेवल के प्लेस हैं, जो एक्चुअली ये हमारे इंडियन थिएटर है। यस। ये इंडियन थिएटर है जो हमारा बाहर गया, और इंडियन डायरेक्टर जिन्होंने अपनी मिट्टी से जुड़ के अपने रंगों में, अपनी रोशनियों में, और अपने ताल लय रस उसमें काम किया, वो ही हमारा बहुत ऊपर गया। तो उस तरह से, और हमने एक डिप्लोमा भी शुरू किया था, उसका नाम ही था 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंडियन थिएटर। मैंने कहा मीटिंग में, अगर आप इसका इंडियन थिएटर नाम रखेंगे तब ये चलेगा। तो वो रतन श्याम जी क्या हम शुरू किया था, और एक 2-3 जगहों में उसके के जो लोग भी वो करना चाहते हैं, वी स्पॉन्सर द स्टूडेंट्स लाइक। और एक पनीकर जी के पास संस्कृत के लिए काफी स्टूडेंट्स स्पॉन्सर किए थे। और बहुत काम किया एकेडमी में, बहुत काम है हमने। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। जो मेरे एकेडमी में आने से पहले एकेडमी की एक स्कीम थी, यंग थिएटर डायरेक्टर्स करके, जिसमें जो
कमिंग अप डायरेक्टर्स हैं उनके उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके प्लेस फिर उनके फेस्टिवल्स वो सब किया था। तो जब मैं आई तो फिर वो मैंने सारी फाइलें वापस निकलवाई और फिर मैंने अपनी कमेटी में कहा कि जो आपने किया उसको भी तो अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 15 साल में एक पूरी नई जनरेशन भी आ गई, लेकिन वो थिएटर कर रहे हैं ना, उनको आपने एक बार कर दिया लेकिन उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए, कहाँ जाएंगे। तो हमने एक ऐसे रंग संगम फेस्टिवल शेड्यूल बनाए जिसमें एस्टेब्लिश्ड सीनियर डायरेक्टर्स होंगे और एक रंग प्रतिभा बनाए जो कमिंग अप डायरेक्टर्स हैं, जो एकदम युवा हैं, और फिर वो इतने ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या भी इतनी है तो हमने उनको स्टेट वाइज किया। जो रंग संगम था वो हमने नेशनल लेवल पे किया, जो रंग प्रतिभा था वो हमने स्टेट लेवल पे किया। उसमें भी 2-3 प्लेस इतने अच्छे अच्छे आ जाते थे कि बिलीव नहीं होता था कि ये अनट्रेन्ड लोग अनइमेच्योर तरीके से कर रहे हैं और इतना बढ़िया नाटक कर सकते हैं। फिर हम एकेडमी की दूसरी स्कीम्स में उनको वहां भेज दिया, उनको वहां भेज दिया, ऐसे उनको स्पॉन्सर करके कि वो लाइमलाइट में आ जाएं और फिर अच्छे से काम करें। बहुत हमने प्ले राइट्स वर्कशॉप्स भी की थी, तमिल में की, पंजाबी में की, उड़िया में की, बहुत सारी स्कीम्स थी। हमने पूरे देश में बहुत ज्यादा काम किया। अभी कुछ एक दो साल पहले जब मैं दिल्ली में थी तो किसी ने मेरे से ये कहा कि जब आप एकेडमी में थी दैट वाज अ गोल्डन पीरियड। तो मैं सुन के अचंभित हुई थी, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि जब हम एनएसडी में थे स्टूडेंट्स थे तो मिस्टर काजी के टाइम में उसको लोग कहते हैं कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और जब मैं एकेडमी में आई तो तब ये न्यूज़पेपर में ये आया हुआ था कि एकेडमी को थिएटर डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एनएसडी तो है इतना बड़ा थिएटर चलाने के लिए। और एनएसडी पहले एकेडमी के ही अंडर में था। जब मैं एनएसडी में थी तब वो संगीत नाटक एकेडमी का पार्ट था। मेरे जो डिप्लोमा है उस पर चेयरमैन संगीत नाटक एकेडमी के साइन है। तो इट्स ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन दैट वे। तो जब भी हम जो काम करते थे उसकी बहुत तारीफ होती थी, इंक्लूडिंग एनएसडी के जो फैकल्टी थे। तो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं सोची थी ठीक है, हम तो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी लोग भी फिर बाद में अडॉप्ट करेंगे। और किया, एनएसडी ने भी किया, साहित्य कला परिषद ने भी किया। उन्होंने हम मुझसे कहते थे हमने आपकी ये वाली स्कीम शुरू कर दी हमने आपकी तरह ये चीजें शुरू कर दी हैं। तो अच्छा लगता है कि अच्छे काम करो। तो उस तरह से, और अवार्ड फेस्टिवल में थिएटर कभी होता नहीं था एकेडमी में, सिर्फ म्यूजिक, 2-3 दिन म्यूजिक, 4 दिन में डांस और म्यूजिक के, एक दिन में 2 या 3 प्रोग्राम हो जाते हैं तो फेस्टिवल खत्म हो जाता है। तो मैं कहती थी जब तुम थिएटर में इतने अवार्ड देती हो तो ऐसा कैसे कि थिएटर का नहीं होगा परफॉर्मेंस, क्यों नहीं होगा। देन आई नीड टू फाइट। अब मैं सब मेरे कमरे में जो भी आता है मैं उन्हें कहती थी कि देखो मैं लड़ाका तो नहीं लगती ना शक्ल से, लेकिन मेरा काम सिर्फ लड़ना है जितनी हमारी एडवाइजरी कमेटीज होती थी इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, क्योंकि हम जाते थे वहां पे मीटिंग्स के लिए, तो जो चीजें मुझे ठीक नहीं लगती थी मैं कह देती थी धीरे से। लेकिन समझदार लोगों को पता चल ही जाता है कि किस चीज का क्या मतलब है। उसी तरह से तब सैलरी ग्रांट बढ़ाई गई थी, क्योंकि पहले 3,000 थी तो एक बार मैंने कह दिया इतना तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में ही लग जाता है, सिर्फ सैलरी ग्रांट क्यों कहते हैं तो ऐसे ठीक है, आदमी को उतना ट्रांसपेरेंट और उतना कॉन्फिडेंस और उतना वो सब होना ही चाहिए। मैं अपने फादर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे एज ए वुमेन और थिएटर में भी या अपने घर में भी मुझे कभी इस चीज के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं कहना पड़ा। मैंने खुद एनएसडी में अप्लाई किया, मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तब मैंने अपने फादर से कहा कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है और मुझे यही करना है, एनएसडी में ही जाना है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही, उन्होंने कहा तुम ये करना चाहती हो, यहाँ जाना चाहती हो, ठीक है, बस तुम ये याद रखना कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें हमेशा अपनी मदद खुद ही करनी है। बिलीव मी, मैं आज तक ये बात मेरे साथ में है, मैं आज तक हमेशा यही सोचती हूँ, वी नीड टू हेल्प अवर सेल्फ, ट्रू। दैट ट्रू। इज द वन थिंग। जब तक मैं एनएसडी में नहीं थी माय फादर वाज माय गाइड, और एनएसडी में आने के बाद तो टिल नाउ मिस्टर काजी वाज माय गाइड।
जब वो पर्सनली भी नहीं होते थे तो भी मैं कभी सोचती थी क्या डिसीजन लेना है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी अलकाई साहब होते तो क्या डिसीजन लेते। वो मेरा पॉइंट होता था डिसीजन लेने का। और उन्होंने तो मुझे इतना वो दिया हुआ था। उन्होंने मुझे अपना एक फोन नंबर दिया हुआ था कि जब भी फोन करना चाहो सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो मैं कर लेती थी और मैं चली भी जाती थी उनके ऑफिस में। मतलब इसमें और भी बहुत मजेदार बातें तो एक बात तो ये भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसको भी सुनहरे क्षण ही बोलना चाहिए कि एक दिन मैं सुबह सो के उठी, 2009 की बात है। अभी मैं पूरी तरह से जागी भी नहीं थी कि मुझे एक फोन आया। और उस फोन पे मुझसे ये कहा आप अलका साहब का इंटरव्यू कर लीजिए। मैं इतनी शॉक्ड और इतनी सरप्राइज हो गई और हैरान हो गई। मैंने कहा कि क्या आपको ये पता है कि अलका साहब इंटरव्यू देते ही नहीं है। वो इंटरव्यू नहीं देते किसी को, जब से उन्होंने एनएसजी छोड़ा उन्होंने कभी थिएटर के लिए किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक फोन नंबर दे रही हूँ, आप इस फोन नंबर पे इतने बजे से इतने बजे तक फोन करना और आप उनसे पूछना क्या वो इंटरव्यू देंगे। अगर वो इंटरव्यू देंगे तभी मैं उनसे ले सकती हूँ, तो नहीं। और उन्हें बताइए कि इंटरव्यू कौन करेगा। तो फिर खैर अलका साहब ने परमिशन दे दी, उन्हें बोल दिया। ये मेरे लिए दूसरा सरप्राइज हो गया। और ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि जो आपके मतलब टीचर, मतलब क्या बोलूं, है ना, जिनका इतना वो है, उनका इंटरव्यू करना है, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। लेकिन मुझे वो सब बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि मैं उनसे मिलती रहती थी। पर मैंने अपना एक जो मेरे मन की जिज्ञासाएं थी, है ना, थिएटर तो मैंने उनका देखा ही था, पर जो मेरे अपने मन की जिज्ञासाएं थी, ये इंटरव्यू कमीशन किया था भारत भवन भोपाल ने। उनका मैगजीन निकलता है, तो वो मिस्टर काजी के ऊपर एक मैगजीन निकालना चाहते थे। तो उनको उसमें उनका इंटरव्यू चाहिए था, तो आई डिड दैट, देन वो पब्लिश भी हुआ। तो यही है सर। बहुत तवील अलका जी सफ़र सर। रहा है आपका, बहुत तवील सफ़र और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है आपका, बहुत ही तवील। और एज़ अ फर्स्ट वुमेन डिज़ाइनर रही हैं और उसके बाद आपने इतना एज़ एन एक्ट्रेस आपने इतना काम भी किया। तो रंगमंच के साथ-साथ आपका आकाशवाणी के साथ भी जुड़ाव रहा है। मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। ये देखिए, जब हम लोग एनएसडी में स्टूडेंट ही थे ना, तब जब स्टूडेंट होते हैं, यंग एज होती है, तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। तब हाँ, ये था कि हमारा एक क्लासमेट ही था, ही इज ए नोन नेम ऑफ वॉइस, ब्रिज सानी। तो वो रेडियो में वो गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी चलो रेडियो में, तो ड्रामा सेक्शन है, ये हुआ है, तो मैं भी चली गई। मैंने भी ऑडिशन दे दिया, तो मेरा ड्रामा सेक्शन में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद युवाणी शुरू हुई, तो मैं युवाणी में चली गई। तो युवाणी में मेरे मन भावन गीत में करती थी, पत्रों के जवाब जो होते हैं, रंगोली प्रोग्राम, हमारी डाक, कितने सारे। और जो मन भावन गीत में करती थी उसमें भी मैं कोई कोई चिट्ठियों का जिक्र कर देती थी। इतनी चिट्ठियां आती थी कि मैं क्या बताऊं, आई बिकेम सो पॉपुलर फॉर दैट प्रोग्राम। कोई कहता था आपकी चिट्ठी में कि आपकी आवाज मीना कुमारी से मिलती है। कोई लिखता था कि हाँ, मैंने इसी बार टेप रिकॉर्डर खरीदा है, तो इस बार मैं पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करूंगा। और मैं कुछ इनोवेटिव करती भी थी। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने एक टाइटल सॉन्ग लिया था, मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुपके से आ जाते हो। उसकी 2 लाइनें, फिर दूसरा गाना, फिर उसके दो। तो ना वो बहुत, तब तक इस तरह की चीजें हुई नहीं थी। दैट वाज द टाइम, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भारत भी बन रहा था, चीजें भी हो रही थी। तो बहुत पॉपुलर हो गई थी मैं वहां पर, और बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। मतलब सैटरडे का प्रोग्राम मन भावन गीत तो मेरा फिक्स था। और हम लोग रात को 11 बजे जब कार में आते थे, तो दूरदर्शन और रेडियो के लोग एक साथ, तो प्रतिमा पुरी, मुक्ता श्रीवास्तव, सब लोग हम एक ही कार में घर आते थे। वो तब रेडियो स्टेशन ने एक दिल्ली में जब एग्जीबिशन लगी थी, जो प्रगति मैदान में लगती है, वो तब पहली बार लगी थी। तो उसमें एक ग्लास का पेविलियन बनाया गया था, कांच का। और उसमें ये दिखाया था कि रेडियो में रिकॉर्डिंग्स कैसे होती है। अरे वाह! तो उस पेविलियन में भी जब रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी, तो मैं भी उसमें थी और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था।
और दिल्ली में हवा महल था बहुत मशहूर, गंगा प्रसाद माथुर थे, उनके साथ हमने हवा महल की मैंने रिकॉर्डिंग की। आई रिमेम्बर कुलभूषण खरबंदा के साथ जब हमने रिकॉर्डिंग की, तो आई वॉज डूइंग द भाभी रोल फॉर हिम, तो तोते उड़ गए भाभी, समथिंग लाइक दैट। एंड ओम शिवपुरी के साथ, वो उसमें मैंने सीखा, जब ये ओम शिवपुरी को मैंने रिकॉर्डिंग करते देखा कि जब बहुत भारी और वैसी आवाज होती है तो कैसे स्टूडियो में कैसे वो अपनी उस तरह की दूर से आवाज आ रही है और उतनी हैवी है वो सब। तो बहुत अच्छा टाइम था वो भी। क्या क्या बात। और जब मैं एनएसडी में स्टूडेंट थी ना, तभी मुझे एक फिल्म मिली थी, दैट अच्छा। वाज ए रीजनल फिल्म। तो मैंने वो फिल्म की, पर मैंने छोड़ दी बीच में। हमारा जो परिवार था ना, वो उसमें पढ़ाई लिखाई बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारे हमने बचपन से, हमारे मतलब 60 में 1960 में हमारा 100 रुपए का न्यूज़पेपर का बिल आता था। मेरी मम्मी की बहुत लड़ाई होती थी मेरे फादर से। और हमारे घर में सारे मैगजीन, मुक्ता, सरिता, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और बच्चों के चंपक, पराग, चंदा मामा, सब मैगजीन, और सारे बड़ों के मैगजीन। और तब साप्ताहिक हिंदुस्तान में नॉवेल्स आते थे क्रमशः करके, एक पार्ट आता था क्रमशः, दूसरा पार्ट आता था, और सबसे पीछे वाले पेज पे कार्टून होते थे बाबूजी करके। वो इट्स ए नोन कार्टूनिस्ट, ही इज नो मोर नाउ बट ही इज नोन, वो आता था। तो हमने वो सारी चीजें पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए। तो शूटिंग के लिए तुम सुबह से शाम तक बैठे रहो तैयार होके, पता नहीं कब शॉट होगा। अगर हो गया तो पूरे दिन में एक शॉट होगा, वो शॉट करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो पूरे दिन का इंतजार है और सारे लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप, वो मेरे से, जहाँ पे दिमाग नहीं यूज हो सकता ना शायद, वो मेरे लिए काम बड़ा मुश्किल था। और संगीत नाटक एकेडमी में मैं काम इसलिए कर पाई क्योंकि मेरा सारा मतलब जितनी मेरे अंदर स्किल्स थी, क्वालिटीज थी, जितना हमने पढ़ा लिखा था, और जो कुछ हमने जाना, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने महसूस किया, उसको इम्प्लीमेंट करना था। एक तरफ सरकार थी, एक तरफ हमारे सारे थिएटर के लोग थे। तो और मैंने, क्योंकि मुझे थिएटर की सारी चीजें पता थी, मुझे पता था क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था, बहुत छोटा अमाउंट था जो ड्रामा सेक्शन का खर्चा था, एक्सपेंसेस। और वो मैं मतलब इट्स 8 गुना, 10 गुना इतना ज्यादा, मोर देन ए करोड़ ड्रामा सेक्शन का। एक बार तो मुझे यही सुनना पड़ा, हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि आजकल लोग मुझे ये कहते हैं कि एकेडमी सिर्फ थिएटर के लिए है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि मेरा कोई भी प्रपोजल कभी टर्न डाउन नहीं हुआ, सारी चीजें मैंने की। और मतलब जैनेंद्र ने एक बार मेरा इंटरव्यू लिया था, जैनेंद्र जैन, ऑल जी इंडिया जी। रेडियो में। हम्म। ऑल इंडिया रेडियो की गोल्डन वॉइस कहते हैं उनको। बहुत खूबसूरत तो आवाज है उनकी। जैनेंद्र हाँ, सिंह जी। जैनेंद्र सिंह। तो उन्होंने मुझे कहा आप बहुत लकी हैं। तो ना मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि बहुत मतलब लकी। बट मैंने, देन आई सेड आई फील आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि अगर जो हम करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं, कर पाते हैं, और उसको उतनी ही अच्छी तरह कर पाते हैं, तो दैट इज ए ब्लेसिंग। और फिर मेरा ये भी मानना है, अगर हमारी नीयत अच्छी है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो सारी जो पावर्स हैं कॉस्मोस की और यूनिवर्स की, दे ऑल्सो हेल्प अस, द डिवाइन, दे मेक अवर पाथ, है ना, वो हमें सारी चीजें होती चली जाती हैं। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और मैंने इतना डिटैच्ड होके काम किया एकेडमी में 15 साल। मैंने अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं, मतलब सोचने क्या, वो सोचने की बात ही नहीं थी। मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, मुझे यहाँ पे इसलिए काम करना है, मुझे ये चीजें करनी है, और आई वाज डूइंग दैट। बरगलाने वाले लोग भी बहुत होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट मैं अडिग थी कि मैं यहाँ पे किस लिए हूँ और मुझे क्या करना है, तो आई क्या कुड डू क्या दैट। क्या बात। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं इनके नाम ले रही हूँ। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो खुद एक रंगकर्मी हैं। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत खूबसूरत सी बातें आपके लिए लिख रही हैं। बहुत
कुछ लिखा है, बहुत खूबसूरत कमेंट्स लिखे हैं उन्होंने आपके लिए। थैंक यू हरविंदर। अय्याज शारिफ हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से हैं, मीडिया कर्मी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधापुरी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शी इज टीचर, प्रोफेसर, राइटर। रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, आकाशवाणी से हैं। नीता ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हैं। सरला, डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी का एक बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं दूरदर्शन श्रीनगर के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रतिमा कन्नन जी, नमस्कार मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी नमस्कार कह रही हैं। हेलो प्रतिमा। एंड सुचित्रा जी को मैं बहुत सालों से, मतलब 30-40 साल पहले से मैं जानती हूँ। और आपने जो भी बात कही कि वो एक ग्लास हाउस बना रहा था प्रगति मैदान में, उसमें सुचित्रा जी भी थी। ओके। नाटक नाटक बता रही थी हाँ, कि तो सब वो कुमुद नाटक नागर जी को भी जानती होंगी, तब कुमुद नागर जी थे ड्रामा सेक्शन में। जी। राजीव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनिंद्र बहल मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, मैम प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक आपके यू लिए भी नरेंद्र जी। या आपके लिए भी हेलो भेजिए। रितु हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नुपुर सिंह सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत एक ग्रेट सिंगर है आकाशवाणी की, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अदाकारा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम मैं आपसे ना ये जानना चाहती हूँ कि बदलाव बहुत आया है थिएटर में, और कहीं ना कहीं तकनीक इतनी हावी हो गई है कि आर्टिस्ट कहीं खो सा गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये आप बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये क्या हुआ है, क्या होता है, एक तो अब ऐसे हो गया है कि ये टाइम ऐसे कहते हैं विजुअल का टाइम है ना। और जो लोगों ने इंडिया से बाहर जाके थोड़ा डिजाइनिंग सीख लिया है, तकनीक सीख ली है, वो इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। मैं तो बोल ही देती हूँ सामने ही कि तुम्हारे डिजाइन ने पूरे नाटक को खा लिया। लोग ये भूल जाते हैं कि जो थिएटर है, नाटक है, वो तो एक्टर का मीडिया है, और वो एक्टर का ही होना चाहिए और एक्टर का ही रहना चाहिए। ये तो सपोर्टिव चीजें हैं जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, जो उस कहानी को, उस एक्टर को सपोर्ट करती हैं। ये सारा डिजाइन, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे लाइटिंग हो, ज्वेलरी हो, या पीछे का सब कुछ हो, पर जो व्यक्ति जो करता है ना, चाहे वो सेट डिजाइनर हो, चाहे वो लाइटिंग हो, सब वो दे आर वेरी एम्बिशियस। वो ये नहीं सोचते कि कितनी जरूरत है, क्या है उनको, जो सीख के आए उनको जो करना है। इट्स वेरी सैड एंड वेरी बैड। और ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि चलेगा एक्टर ही, क्योंकि दिलों तक तो एक्टर ही जाते हैं ना, वो डिजाइन नहीं जाते। यस। डिजाइन लोग भूल जाएंगे थोड़ी देर में, दिलों तक सिर्फ एक्टर ही जाते हैं। तो और एक्टर ही याद रहते हैं। हम कोई भी नाटक हो, मैं एक्टर्स के, मैं कितने सारे चेहरे ना मैं सिर्फ इसीलिए पहचानती हूँ क्योंकि मैंने उन्हें किसी नाटक में देखा है। मैंने, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, मैं सीधे पूछती हूँ, अच्छा तुम वो नाटक में थे ना, तुम वो ऐसे। तो ये चलेगा नहीं बहुत ज्यादा समय। अब वैसे भी अभी वी आर कमिंग बैक टू अवर ओन कल्चर, हमारी अपनी परंपराओं में। और ये तो 25 साल पहले जो किसी डायरेक्टर ने, नेशनल म्यूजियम के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने, उनका एक लेक्चर में अटेंड करने गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारा जितना आर्ट एंड कल्चर है ना, विदेशियों ने डिफाइन किया है। नाउ इट्स अ टाइम वी नीड टू डिफाइन अवर, हमारा आर्ट कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, एवरीथिंग। तो ना ये विदेशी चीजें जो हैं, पिज्जा और बर्गर भी इंक्लूडिंग, कोका कोला इंक्लूडिंग, बहुत ज्यादा समय चलने वाली नहीं है। इन सब की जिंदगी बहुत छोटी है। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। सुचित्रा जी लिख रही हैं कि ऑफ कोर्स आई न्यू कुमुद नागर जी एंड वर्क विद हिम, सो हैप्पी दैट यू रिमेम्बर मी। आपके लिए लिखा है उन्होंने ये। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिस भी करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आपको फेसबुक पे कहीं ढूंढ लूं। सो स्वीट। तो मैम किस, आपकी अगर मैं बात करूं तो आपको किस तरह के नाटक बहुत मुतासिर करते हैं, बहुत आप प्रभावित होती हैं किस तरह के नाटकों से? आप बहुत फैसिनेट करते हैं, अगर हम इस तरह की बात करें हम? देखो, अभी हमने रिसेंटली हमारा अपना थिएटर ग्रुप है बंजारा, बॉम्बे में। मैं ज्यादातर बॉम्बे में इसीलिए रहती हूँ, एंड माय ओन डॉटर इज ए क्रिएटिव डायरेक्टर। मैं एक्टर हूँ और डायरेक्टर वो है।
है ना। तो हमने अभी किया था रोड टू मेका प्ले किया था, और उसमें मैंने लीड रोल किया था। शी वेटेड फॉर 10 years। मैंने उसे कहा जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तभी मैं करूंगी। ये एक रियल वुमेन की कहानी है जो कि साउथ अफ्रीका की है, और 1907 पिछली सेंचुरी में वो थी, सचमुच की कहानी है। और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो चर्च नहीं गई। उसके उनकी डेथ के बाद, सारे सेरेमनी होने के बाद, उसके बाद चर्च जाना चाहिए, लोग वेट कर रहे हैं, वो नहीं गई और वो अपने स्कल्पचर बनाती हैं। आज की तारीख में वहां पे एक म्यूजियम है और लोग वो स्कल्पचर्स देखने जाते हैं, और उसकी इनकम से उस पूरे विलेज का खर्चा चलता है। हेलन मार्टिन, दैट इज ए प्ले रोड टू मेक्का। तो हमने वो प्ले किया था, आई डिड दैट रोल। और वो इतना मतलब जो क्या कहना चाहिए, जो एक इंडिविजुअल होने का, एक इंडिविजुअल बीइंग होने का, एक ह्यूमन होने का, एक आर्टिस्ट होने का, जो हम हैं, एक औरत ना होके, एक माँ, बीवी, पत्नी, बेटी कुछ ना होके, आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव माई ड्रीम्स, आई हैव माई विशेस। दैट प्ले इज अबाउट दैट। वो हमने किया था। और अभी जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है 8 मार्च को, तब मैं दिल्ली में थी। मैं 2 मार्च को दिल्ली में आई क्योंकि हमें वो 2 शो मिले थे आदित्य बिरला के। तो हमने एक प्ले किया था ओ फ्लावर। उसमें मतलब वो 3 वुमेन थी। एक थी टीनेजर, और एक थी जो म्यूजिशियन थी, और एक मैं थी जो सीनियर वुमेन है। और वो हमने किया था कि ना, सोसाइटी कैसे टीन एजर के ऊपर, जो टीन एज गर्ल है उसकी अपनी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका इमोशनल चेंजेस होते हैं, उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं। वो तो कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। उसे कह रहे हैं ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े पहनो, ये मत करो, वो करो। और तुम्हारे भाई के दोस्त आते हैं तो वहां पर मत जाओ, गली में खेलने मत जाओ। मतलब इतना उसके ऊपर, बजाय उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर इतना आता जाता है। बाय द टाइम जब वो ग्रोन अप होती, शी इज नो वेयर सिवाय एक बर्डन के, है ना। तो हमने ये प्ले किया और उस तरह से डिजाइन किया था राशि ने, कि ऑडियंस जो लेडीज थी, दे केम ऑन स्टेज टू हेल्प हर, है ना। और फिर जो मैंने एक सीनियर वुमेन का किया था, दे लव्ड दैट, बिकॉज मैं कितनी भी मेरी एज है, मैं 60 years की हूँ, माई हस्बैंड इज नॉट लिविंग, बट आई हैव माई ओन लाइफ। मेरा बेटा और उसके रिश्तेदार या कोई भी रिश्तेदार, मैं उनको ये हक नहीं देती कि वो मेरे बारे में डिस्कस करें कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाऊंगी। कि वो बेटे को उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं ऑफिस में, तुम अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हारी माँ अकेली रहती है। बट आई हैव माई ओन लाइफ। आई टेक माई कार की कीज एंड ड्राइव माई कार एंड गो अवे। रोड टू मैका का एक डायलॉग की एक लाइन है, ये रंगों और रोशनी की दुनिया है, ये मेरी दुनिया है। तो दैट प्लेस लाइक दैट। फिर राशि ने एक बार मुझे बोला कि ना वो हिरोशिमा के ऊपर प्ले करना चाहती है। उसने जब अपने स्कूल में, महारानी गाजी देवी स्कूल में, उसने एक चैप्टर पढ़ा था हिरोशिमा के ऊपर, बॉम्ब गिराया जो कुछ भी, वो उसके अंदर इतना ज्यादा चला गया था। तो मैंने उससे कहा, मैं चेयरमैन भी हूँ अपने ग्रुप की, बंजारा की। तो मैंने कहा देखो कि उस हिरोशिमा के ऊपर इतने नाटक बन चुके हैं, फिल्म्स बन चुकी हैं, इतना खून खराबा, ये वो बम, सारी चीजें दिखा चुके हैं। अगर तुम्हें उस पर प्ले करना है तो तुम उसमें से लव स्टोरीज ढूंढो, तुम उसमें से लव स्टोरीज निकालो। फाइनली रहता क्या है दुनिया में, हम किसी को भी किस लिए याद रखते हैं? सिर्फ प्रेम, लव। Yes. किसी ने अगर एक बार हमारे कंधे पे प्यार से हाथ रख दिया, वी रिमेम्बर दैट टच फॉर एवर। वाई वी रिमेम्बर मिस्टर काजी, है True. ना। उनके कितने सैकड़ों स्टूडेंट निकले होंगे, बट सब स्टूडेंट्स उन्हें याद रखते, बिकॉज देर इज ए कंसर्न, देर इज ए टच, देर इज ए लव। तो वही है दुनिया में। डिवाइन भी क्या है, वो भी, चाहे खुदा बोलो, चाहे क्राइस्ट बोलो, चाहे अपने कोई भी गॉड बोलो, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली लव, एंड द ह्यूमैनिटी इज अबाउट दैट ओनली। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? वी हैव सम कनेक्शन, वी हैव सम कनेक्शन ऑफ लव। Very true. Very true.
सो ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत बात। तो अब आप योग से भी जुड़ी हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इन एक्टिंग क्या कहेंगी? देखो चलते चलते ये मेरा ये सवाल रहेगा। थिएटर तो अपने आप में, वैसे थिएटर नहीं, ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस भी, म्यूजिक भी, मेडिटेशन के बिना, दैट इज ए मेडिटेटिव स्टेट, जिसमें हम जो ट्रू आर्टिस्ट हैं वो मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। और जो हम स्टेज पे करते हैं, वी ट्रांसफॉर्म अवर सेल्फ। योगा में तो ये है ना, हाउ वी ट्रांसफर अवर सेल्फ, सोल्स कैसे बदल जाती हैं। वो जो एक भगवत जुगम प्ले है, वो भी तो ऐसे सोल्स बदल जाती हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन योगा में अगर हम ऐसी कहानियां पढ़ें तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म होने का ये मतलब नहीं होता योगा में कि अम, एक इसकी बैटरी डाउन दिखा रहा है। बस ये लास्ट सवाल है और हम लोग हाँ, इसके बाद हो और जाते हैं। योगा से जो मेरा संबंध है, जादू, ये कह रहा है बैटरी जा रही है, बस 2 मिनट का ये, और ये मेरे से क्लोज भी नहीं हो रहा, ये बीच में ये ना, मेरे से योगा का संबंध बहुत गहरा संबंध है। मेरे फादर योगा नेचर क्योर के टीचर थे, मेरी मदर मतलब माय पेरेंट्स, और वो, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ गाइड थे माय फादर इन 60s। और मैं बचपन से, योगा इज नॉट ओनली योगासन, इट्स ए फिलोसफी। और हम लोग उस फिलोसफी, आई एम लिविंग इन दैट फिलोसफी। इसीलिए अगर आप ये कहती हैं कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, या मैं 70 इयर्स की नहीं लग रही हूँ, आई एम रनिंग 71, या मेरे अंदर वो एनर्जी है, या मेरे अंदर अभी भी वो सपने देखने की वो ताकत है, अभी भी बहुत कुछ करने का है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट योगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फिलोसफी ऑफ योगा, एंड दैट इज ऑफ, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट स्पिरिचुअलिज्म के बिना हो ही नहीं सकता। कथक डांस है, पहले वो स्तुति अपना डांस में प्रणाम करते हैं, उसके बाद डांस शुरू होता है। कोई भी क्लासिकल डांस देखिए, है ना, और कोई भी जब सिंगर है वो भी नहीं करता है। और जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इंक्लूडिंग रतन श्याम जी, वो हमेशा शुरू होने से पहले दे डू प्रेयर्स, है ना। तो वी कैन डू एनीथिंग विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द कॉस्मोस एंड द यूनिवर्स, ट्रू। and they are always with us. I strongly believe that. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने 71 लिखा, बहुत सारे व्यूअर्स लिख रहे हैं, इट्स हार्ड टू बिलीव, इट्स रियली हार्ड टू बिलीव। नहीं बिल्कुल भी नहीं लगता। यू आर सो ब्यूटीफुल, रियली। लास्ट मेरा, चलते चलते आप यंग परफॉर्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट, जितने भी यंग देखो, परफॉर्मर्स यंग परफॉर्मर्स को पहले पहले तो उन्हें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जिंदगी में करना क्या है, और अपना पैशन क्या है। नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। पैशन क्या है, हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, हम इस दुनिया में आए किस लिए। मैं हमेशा सोचती थी, मुझे कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं सोचने के लिए, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे क्या करना है, मुझे भगवान ने क्यों इस जमीन पे लाया है, क्यों यहाँ पे हूँ। अच्छा ठीक है, जिसके लिए उन्होंने लाया होगा वो रास्ता वो बनाएंगे तो मैं वो करूंगी, और वो हमें निश्चल भावना से करना है। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। जिस काम के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, हमने जन्म लिया है, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस सोसाइटी में, हम उसी के लिए अगर हम वो करेंगे। और हमें बहुत पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हमें बहुत सारे फायदे, हमारा कंसंट्रेशन होता है, हमें लैंग्वेज मिलती है, वोकैबलरी मिलती है, हमारी थिंकिंग वाइड होती है। जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिल्म का हो चाहे थिएटर का हो, वो टेक्स्ट हमें समझ में तब आएगा। नहीं तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। हम शब्दों को पढ़ते हैं, शब्दों को बोल देते हैं। हमें शब्द नहीं बोलने होते, उसके पीछे का कुछ है वो जानना चाहिए ऑडियंस के पास। और कोई भी चीज, हर चीज साधना है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है, चाहे आप इंजीनियर है, चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन, आप कुछ भी है, चाहे आप प्रेस वाले हैं, उस प्रेस वाले को देखो, वो उसकी मेडिटेटिव स्टेट होती है, सुबह से शाम तक वो प्रेस कर रहा है, सोचो। क्या तो ना, बात है। हम साधना हर चीज के लिए, कोई भी चीज कमर्शियल नहीं है। कोई भी चीज का हमें तो स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो काम करना मुश्किल होगा। अगर आप इंजॉय करके करेंगे, रिलैक्स्ड वे में करेंगे, तो काम होते चले जाएंगे। क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस है ना, वो हमारी अच्छी चीजों को रोकता है। जो हमारी अच्छी वाइब्स होती हैं वो उन्हें रोकता है, वो तो स्ट्रेस को समेटने में ही लग जाती हैं। तो स्ट्रेस में तो कुछ करना ही चाहिए, स्ट्रेस नॉट ए गुड थिंग। खूब पढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, हंसना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए।
बातें करना, ड्रिंक कर रहे हैं, साथ में स्मोक कर रहे हैं, वो बातें करना नहीं होता। बातें करना होता है व्हेन यू रियली लाफ एंड लाफ एंड लाफ। वाओ, जस्ट वाओ, वाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यू आर ब्यूटीफुल इन एंड आउट। और बबली ने लिखा है कि मेरा ये इनको जरूर मैसेज दे देना कि किरण जी से जरूर बोल दीजिएगा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने बबली जी ये मैसेज इनको दे दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इनको जरूर कहना चाहूंगी, जितनी इनसे मेरी बातचीत हुई है, इनका जितना मैंने इनको जाना है, शी इज अ ब्यूटीफुल सोल। यस किरण जी, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस रूबरू के मंच पर आने का और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू किरण जी, थैंक आज यू। मैं आज मैं जो भी हूँ, अगेन आई विल से बिकॉज ऑफ माय टीचर एंड माय फादर, एंड थैंक्स टू माय फादर एंड थैंक्स टू माय टीचर इब्राहिम अल काजी। आई लव हिम। he is always with me, he will be with me always. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल शनिवार है और कल 4 बजे हमारे साथ जो शख्सियत होगी, क्योंकि अक्सर शनिवार को हमारा शो 4 बजे होता है। पारिबा प्रणाति जी हमारे साथ हैं, टेलीविजन से जुड़ी हुई बहुत से टेलीविजन धारावाहिकों में आपने उनको देखा होगा। कल उनके सफर से हम रूबरू होंगे, तो जुड़िएगा कल शाम को 4 बजे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।